Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. So, students, I welcome you to my YouTube channel English Somnir. So, today I am present here with a new topic, the third chapter from ancient literature. The topic I have chosen is the writer Euripides. Dear students, I have taught you two chapters. Those were Aeschylus and Sophocles. So, the third one is Euripides. Thou this may be pronounced as Euripides as well, but the correct pronunciation is Euripides. All right. So the chapter number 3, which I am going to discuss. The first point I have taken is Euripides, who was born in 480 BC and died in 406 BC. Okay, was born on Salami Island and died in Macedonia. So dear students, बताना चाहूँगा कि यूरिपिड्स, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, कि जब भी कभी एंशियंट लिटरेचर के ट्रायो ग्रीक ट्रेजेडियंस का नाम लिया जाएगा तो उनमें सबसे पहले आपके एस्किलस, सोफोक्लीस और थर्ड नंबर पे यूरिपिड्स ज़रूर आएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूरिपिड्स के पैदाइश की बात करें तो वो सलामी आइलैंड पे पैदा हुए थे और मैसिडोनिया में मर गए थे. मैसिडोनिया में मर गए थे, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक सोर्स या कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेट या प्रमाण नहीं है, लेकिन चूँकि एक जनरल आइडिया है कि मैसिडोनिया में मर गए थे. एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है. मैसिडोनिया में मरने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये सलामी आइलैंड के पास इन्होंने एक गुफा बनाया था और ये उस गुफा में रह रहे थे, जिसे द केव ऑफ यूरिपिड्स कहते हैं. वहाँ पर वो रह रहे थे और आई थिंक सलामी आइलैंड टचेस समवॉट मैसिडोनियाज लैंड समहाउ. तो इसी वजह से कंसिडर किया जा सकता है कि मैसिडोनिया में मरे थे, बट इसके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स या प्रमाण नहीं है. आगे चलते हैं. हिज फादर वाज निसार्चस एंड मदर वाज क्लीटो. इनके फादर का नाम क्या था? निसार्चस, और माँ का नाम था क्लीटो. ही हैड 2 वाइफ्स, मिलाइट एंड कोरिन. इनकी 2 वाइफ्स थी, मिलाइट और कोरिन. बताते चलें कि कोराइन से आई थिंक 3 बेटे हुए थे और ये अनफेथफुल, सब इन दोनों में अनफेथफुल इनकी वाइफ रही थी. Some ancient scholars attributed 95 plays to him, but according to the Suda, it was 92 plays. Of these, 18 or 19 have survived more or less complete. कुछ एंशियंट स्कॉलर्स ने ये बताया है कि इन्होंने 95 प्लेस लिखे हैं, लेकिन स्यूडा के अकॉर्डिंग, स्यूडा क्या है आपको बता दें कि स्यूडा एक अकाउंट है, एक पेपर है जिस पे ये मेंशन है, जिसके आथर माने जाते हैं सुडाओज करके हैं. तो उसमें ये मेंशन है कि ये 92 प्लेस हैं. इन्होंने 92 प्लेस लिखे हैं और इनमें से जो 18 और 19 जो है, 18 या 19 प्लेस जो हैं लेस या मोर और लेस कंप्लीट जो है, यानी कंप्लीट है या नहीं है, कम ज़्यादा में हो सकता है, जो 18 या 19 प्लेस ऐसे हैं जो सर्वाइव्ड हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट. यूरिपिड्स वाज द ट्रेजेडियन ऑफ क्लासिकल एथेंस. देखिए, यूरिपिड्स जो थे वो ट्रेजेडियन थे, यानी कि मैंने बताया कि 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस माने जाते हैं, एंशियंट ट्रेजेडियंस. वो उनमें से यूरिपिड थर्ड नंबर पे आते हैं. ये क्लासिकल एथेंस जो है ग्रीस में है, और ये क्लासिकल जो वर्ड यूज़ किया गया है, क्लासिकल एक्चुअली एंशियंट के लिए यूज़ किया जाता है और हाई लेवल कल्चरल बैकग्राउंड एंड फिलोसफिकल थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है क्लासिकल वर्ड. द वे ऑफ राइटिंग एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग जो हाई लेवल का होता है उसे क्लासिकल वर्ड वहाँ भी यूज़ किया जाता है. तो यूरिपिड्स जो थे उनमें से एक ट्रेजेडियन थे ऐसे राइटिंग के. There has been debate about his authorship of Rius, largely on stylistic grounds. देखें, अगर हम बात करें इनकी जो रियस एक उनका क्रिएशन है, एक प्ले है, इसकी ऑथरशिप के बारे में बहुत डिबेट होती रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पर होता रहा कि ये किसने लिखा है. बट इसके बाद हालांकि ये अनश्योर है उसकी कि वो किस
जिस स्टाइल में वो लिखा गया है, एक्चुअली मैटर क्या है कि रेयस जिस स्टाइल में लिखा गया है वो यूरोपीड्स के स्टाइल से कदापि मैच नहीं करती है। इसीलिए इसका जो स्टाइलिस्टिक ग्राउंड्स कह सकते हैं, ये इसके स्टाइल के ग्राउंड पर ये इस पर ऑथरशिप में कन्फ्यूज़न है। आगे चले। इन द हेलेनिस्टिक एज ही बिकेम कॉर्नरस्टोन ऑफ एंशिएंट लिटरेरी एजुकेशन अलॉन्ग विद होमर, डेमोस्थेनीज एंड मिनेंडर। डियर स्टूडेंट्स, इन द हेलेनिस्टिक एज, हेलेनिस्टिक एज इस हेलेनिस्टिक क्या होता है? वैसे तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है यूनानी, लेकिन आपको बता दें कि हेलेनिस्टिक एज जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनकी मौत के बाद, और जो क्लेपेट्रा थी, क्लेपेट्रा की डिफीट से पहले, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत के बाद और क्लेपेट्रा की डिफीट से पहले के बीच के एज को हेलेनिस्टिक एज कहते हैं। और इसका जो कल्चरल बैकग्राउंड था या जो लिंग्विस्टिक स्कोप था वो कितना एक्सपेंडेड था, कितना ज़्यादा डेवलप्ड था, वो हेलेनिस्टिक एज में पढ़ने पे पता चल जाता है। और स्पेशली ये ग्रीक सेक्टर से है, ग्रीस की कल्चर को ही दिखाता है, तो इसीलिए हेलेनिस्टिक एज या यूनानी कह सकते हैं कि यूनानी युग कह सकते हैं। उस दौर में ही बिकेम कॉर्नरस्टोन मीन्स होता है आधारशिला, जैसे कह सकते हैं कि जब टू वॉल्स एक बेस पर खड़ी हो जाती हैं तो उसी को कॉर्नरस्टोन कहते हैं, यानी आधारशिला कहते हैं। लो एंशिएंट लिटरेरी एजुकेशन के जो थे आधारशिला थे, और ख़ास तौर से इनकी पहचान जो है होमर, डेमोस्थेनीज और मिनेंडर जैसे ग्रेट फिलोसफर्स के साथ इनकी काउंटिंग होती है। होमर के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन बात करते हैं डेमोस्थेनीज की। डेमोस्थेनीज जो थे ये एक्चुअली थे क्या, ये स्टेट्समैन और ऑरेटर थे, यानी कि एक राजनेता थे और बहुत बड़े ऑरेटर थे, वक्ता थे डेमोस्थेनीज। बात करें मिनेंडर की, तो मिनेंडर के बारे में ये इंडो ग्रीक किंग कहा जाता है इनको, और इनका जो है अलग अलग जगह पे नाम आता है, जैसे इनको सेवियर भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इनकी जो है पाली लैंग्वेज में मिलिंदा के नाम से ये बड़े फेमस हैं। तो ये जो है इनकी जो है ये भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो इनकी काउंटिंग ऐसे लोगों के बीच में होती है। Euripides is identified with theatrical innovations that have profoundly influenced drama down to modern times, especially in the representation of traditional mythical heroes as ordinary people in the extraordinary circumstances. Dear guys, the point I have chosen, this one is very important, so please note it down in your mind and also in your notebook. Euripides is identified with theatrical innovations. इन ये जो यूरोपीड्स हैं ना, इनकी जान पहचान जो है इनके थिएट्रिकल इनोवेशन से है। मतलब क्या है, थिएट्रिकल जो वर्ड यूज़ होता है ये थिएटर से थिएट्रिकल बना है, यानी कि ये रिलेटेड टू ड्रामा है। तो उन्होंने ऐसा इनोवेशन किया था, मतलब एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया था, जो आगे चल के जो मॉडर्न टाइम्स में ड्रामाज आए उनके ऑथर्स ने, उनके ड्रामेटिस्ट ने, उनके प्लेराइट्स ने उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। और ये भी बता दें ये होता क्या, थिएट्रिकल इनोवेशंस में कौन सी चीज़ें इन्होंने क्या इनोवेटिव चीज़ें डाली हैं इसमें। देखें गाइज, ये है जो ट्रेडिशनल और मिथिकल चीज़ें थी, जो ट्रेडिशनल कल्चर, मिथिकल कल्चर, स्पेशली ग्रीक मैथोलॉजी में जो थी, उनके जो हीरोज़ हुआ करते थे उनका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता था कि जैसे वो ऑर्डिनरी पीपल लगते थे, और वो जिस सर्कमस्टेंसेस में डाला जाता था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ करता था। यानी ये कह लें कि मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में ये बताऊँ कि जैसे अगर हम कह दें कि हमारे यहाँ का कोई बहुत बड़ा मंत्री हो और एक भिखारी के वेश में आ जाए, और भिखारी के वेश में आने के बाद उसके लिए सर्कमस्टांस जो परिस्थिति हो वो बिल्कुल दयनीय अवस्था में हो, क्योंकि जो मंत्री होगा वो लग्जूरियस लाइफ जी रहा होगा, और जब वो अपना फॉर्म चेंज करेगा, भिखारी बनेगा, और वो जो सिचुएशन होगी, सर्कमस्टेंस परिस्थिति जो होगी वो भी एडवर्स होगी कंपेरेटिवली उसके जो पहले वो मंत्री रहा था। तो यानी कि आप समझिए कि वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो जो हीरोज़ हुआ करते थे ट्रेडिशनली, यानी पारंपरिक तौर से या मिथिकल तौर से जो हीरोज़ हुआ करते थे,
उनको एक सामान्य से लोगों में के रूप में पेश करना, और भी ऐसे सिचुएशन में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां हुआ करती थी, यानी असाधारण परिस्थितियां जो हुआ करती थी, जो कॉमन और सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि असामान्य परिस्थितियों में ऐसे महान लोगों, हीरोज लोगों को, मतलब हीरो जो जो नायक होता है, उनको प्रेजेंट करने की कला को जो है थिएट्रिकल इनोवेशंस में यहाँ पे रखा गया। इनका यूज़ जो है परहैप्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी इस्तेमाल किया है, इसका ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, दिस न्यू अप्रोच लेड हिम टू पायनियर डेवलपमेंट दैट लेटर राइटर्स एडेप्टेड टू कॉमेडी कैरेक्टरिस्टिकली अ रोमांस, येट ही ऑल्सो बिकेम द मोस्ट ट्रेजिक पोएट्स। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोएट्स कहा जाता है, यानी कि कवियों में सबसे ज़्यादा दुखद कवि जो है इन्हीं को कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ट्रेजिक कवि करके कहा जाता है तो इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी मतलब ये क्या है, एक्चुअली इसमें दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो विचारधाराएं हैं, उनमें भी कंट्रास्ट क्रिएट हो गया है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक्चुअली जो इन्होंने थिएट्रिकल इनोवेशंस दिए हैं ड्रामा में यूज़ करने के लिए, तो बाद के जो राइटर्स थे ना, उन्होंने अपनी कॉमेडी में इसका इस्तेमाल किया और उसको रोमांस में क्रिएट किया, उसको रोमांस बनाया और एक कॉमिक सीन प्रेजेंट किया, यानी उनकी कला को कॉमिक सीन प्रेजेंट किया। तो इस तरह से ही मतलब लोगों को हंसाने के लिए एक स्टाइल के रूप में प्रेजेंट हो गया। लेकिन फिर भी उनको द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोएट्स कहा जाता है, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेजिक सीन ही प्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि ट्रेजेडियन है वो, यानी जो भी प्लेज इन्होंने लिखा है वो ट्रेजेडी लिखी है। तो जाहिर सी बात है कि ये इनकी पहचान ट्रेजिक पोएट के रूप में या ट्रेजेडियन के रूप में हुई है। तो लेकिन चूंकि इनकी स्टाइल को बाद के राइटर्स ने कॉमिकली यूज़ किया, कॉमेडी में यूज़ किया, रोमांस बनाया, तो इसी कहा जाता है कि इनकी स्टाइल जो है वो कॉमिक सीन प्रेजेंट करती है, फिर भी इनको ट्रेजिक द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोएट्स कहा जाता है। इसलिए दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, बिल्कुल विरोधात्मक हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, he was the creator of that cage which is the theater of Shakespeare's Othello, Racine's feeder of Ibsen's and Strindberg। देखें गाइस, अब ये क्या थे, बताया जाता है कि वो ऐसे केज यानी गुफा के क्रिएटर थे। यहाँ पर केज वर्ड आया है एक्चुअली जहाँ पे थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कैरी आउट किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, वही वर्ड केज यहाँ पर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए जो बनाया जाता है, वही उसी के लिए एक वर्ड केज यूज़ किया गया है। जहाँ पे ओथेलो कहा गया है कि एग्जाम्पल दिया है, विच इज़ द थिएटर ऑफ शेक्सपियर ओथेलो। इन्होंने ऐसे केज का गुफा का निर्माण किया था जहाँ पर ओथेलो, शेक्सपियर का ओथेलो परफॉर्म किया गया था, वहाँ थिएटर बना था, और रेसेंस का फीडर, और ऐसे इब्सन के यानी हेनरिक इब्सन के बहुत सारे ड्रामाज थे, और स्ट्रिंडबर्ग के बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जहाँ पे परफॉर्म किए गए थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। He served for a short time as both dancer and torchbearer at the rites of Apollo Zostrius। अब इन्होंने कुछ समय तक जो है डांसर और टॉर्च बेयरर के रूप में भी काम किया था, यानी कि डांसर मतलब वो बहुत बड़े डांसर भी थे, और टॉर्च बेयरर मीन्स होता है गाइज जो रास्ता दिखाता है उसी को टॉर्च बेयरर कहते हैं, यानी गाइड। तो इन्होंने टॉर्च बेयरर का भी सर्विस दी थी, टॉर्च बेयरर के रूप में भी काम किया था और डांसर के रूप में भी काम किया था कुछ समय तक। और एट द राइट्स ऑफ अपोलो जोस्टेरियस। अब देखें, राइट्स जो होता है ये एक संस्कार को दिखाता है, रिचुअल चीज़ों को। और बता दें आपको, अपोलो वर्ड आया है, अपोलो गॉड ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है, गॉड ऑफ प्रोफेसी कहा जाता है, गॉड ऑफ पोएट्री कहा जाता है। अब रही बात जोस्टेरियस की, तो जोस्टेरियस जो है अपोलो का एक दूसरा नाम है। वैसे अपोलो के बहुत सारे नेम्स हैं, उनमें से जोस्टेरियस को भी शामिल किया गया है ताकि उसकी पर्टिकुलर रीजन को वो सिग्निफाई करे। अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि डांसर और टॉर्च बेयरर के रूप में काम किया अपोलो जोस्टेरियस के राइट्स पर। राइट्स मीन्स होता है रिचुअल, जो संस्कार हुआ करते हैं वहाँ पर जो है डांस भी करते थे, और टॉर्च बेयरर का मतलब जो है राह दिखाने का भी काम करते थे। आगे चलते हैं, ही बिकेम अ रिक्ल्यूज। तो वो क्या हो जाते हैं, रिक्ल्यूज हो जाते हैं। रिक्ल्यूज मीन्स क्या होता है, सन्यासी। मेकिंग अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ केव ऑन सलामीज।
देखिए अपने अपने लिए घर बनाया, वो भी सलामीज़ पर एक गुफा में, जिसे हम द केव ऑफ यूरिपिड्स भी कहते हैं, यानी कि यूरिपिड्स का गुफा, यूरिपिड्स की गुफा भी कहते हैं। और वहाँ पर वो चले गए और वहाँ पे अपना घर बनाया, वहीं रहने लगे और इस तरह से वो सन्यासी हो गए। इट इज़ सेड दैट ही डाइड इन मैसिडोनिया आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द मोलोजियन हाउंड्स ऑफ किंग आर्किलॉस। देखिए गाइज, ऐसा कहा जाता है कि वो मैसिडोनिया में मरे। ठीक है, मैंने बताया कि मैंने इससे पहले बताया था कि मैं बता भी चुका हूँ कि मैसिडोनिया में मरे थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन चूंकि एक स्कॉलरली गिवन थॉट है, एक रिसर्च है, तो जाहिर सी बात है इसको मानना ही पड़ेगा। बीइंग अटैक्ड बाय द मोलोजियन हाउंड्स। अब देखिए मोलोजियन हाउंड्स क्या है। मोलोजियन जो था अ काइंड ऑफ ब्रीड ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते की एक नस्ल होती है मोलोजियन। और हाउंड्स मीन्स क्या होता है, हाउंड्स ग्रुप, जैसे शिकारी कुत्तों को हाउंड्स कहते हैं जब झुंड में होते हैं, तो मोलोजियन हाउंड्स। अब ये थे किसके, किंग आर्किलॉस। किंग आर्किलॉस में इसका पूरा नाम था हेरोड आर्किलॉस। ओके, अच्छा हेरोड, देखिए हेरोड आर्किलॉस ये कौन थे। एक्चुअली ये जेविश लीडर था। सबसे पहली बात आपको बता दें, ये जेविश लीडर था, मतलब एक यहूदी लीडर था, नेता था। और ये समारिया, जूडिया और इडुमिया, इसका जो है रूलर भी था, यानी कि शासक भी था। और इसके कुछ पालतू कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते थे, और उसने छोड़ दिए थे। और इस तरह से जो है यूरिपिड्स की मौत हो जाती है, उस सारे कुत्ते अटैक कर देते हैं उन पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इनके बारे में कुछ तो आपको पता चला होगा। आइए कुछ इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में भी पता लगा लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। देखिए एल्सेस्टिस लिखा है इन्होंने, जो 438 बीसी में लिखा था। और मीडिया 431 बीसी में। और एक हेरेक्लिडे 490 बीसी, द बैक्शी 105 बीसी। अच्छा एक चीज़ और है, बता दें आपको, मीडिया जो है, मीडिया एक हीरोइन का नाम था जो इन्होंने अपने वर्क में अडॉप्ट किया है। द ट्रोजन वीमेन 415 बीसी में। और 6 देखिए नेक्स्ट है हिपोलिटस 428 बीसी में, छठवां वाला है। और हेलेन, देखिए हेलेन 112 बीसी में। और एंड्रोमकी इसका प्रोनाउंसिएशन है 525 बीसी में। हिक्यूबा 124 बीसी में। द सप्लाइंट्स 123 बीसी में। इलेक्ट्रा 420 बीसी। हिरैक्लीज 116 बीसी। फेनेशियन वीमेन 110 बीसी। और ऑरेस्टिस 108 बीसी। इफिजीनिया एट ऑलिस 105 बीसी। देखिए गाइज, इस तरह से ये हमारा चैप्टर 3 एंड होता है, यूरिपिड्स। आपको मैंने एक ब्रीफ जो है पॉइंट्स निकाले हैं यूरिपिड्स से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आ गया हो तो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड ऑल्सो नो द ब्रीफ स्टोरी अबाउट यूरिपिड्स from the ancient literature. Dear students, let me tell you one thing, that I am covering all the writers from the ancient literature to the modern writers. Okay dears, so if you want to see some more videos from the ancient literature, please mention your interest by commenting in the comment section. I would definitely make some important videos by taking some important points from the concerning writers. Okay, so dear, thanks for watching this video. See you again in the next video with a new topic. Bye bye.